हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस नए चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आने वाली हूँ, जिसे सुनकर उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। और जो कहानी मैं शुरू करने वाली हूँ उसका नाम है यू आर माई नाइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 1। पूरे चांद की आधी रात में घने जंगल में एक लड़का अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उस लड़के के पीछे लगभग 7 से 8 आदमी उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। भागते भागते अचानक से पलक झपकते ही वो सारे आदमी खतरनाक भेड़ियों में बदल जाते हैं और उसके बाद उस लड़के को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घने जंगल में उन पेड़ों के बीच एक लड़का और उसे चारों तरफ से घेरे हुए कई सारे भेड़िए खड़े हुए थे। तभी उन सभी भेड़ियों के बीच में से एक आदमी आता है और उस लड़के से बोलता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सरेंडर कर दो और हमारे साथ चलो। क्या पता है तुम्हारे सरेंडर करने के बाद बॉस तुम्हें थोड़ी आसान मौत दे दे। वो लड़का हंसते हुए बोला, लगता है तुम लोगों के पास सच में दिमाग की कमी है। अरे बेवकूफो, ऐसी कोरी धमकियां तो मैं कितनी बार सुन चुका हूँ। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जैसे चूहे मुझे पकड़ पाओगे? अगर पकड़ा जाना होता तो मैं कब का पकड़ा गया होता। फालतू में तुम्हारे इतने सारे कुत्ते जो मेरे पीछे हर बार आते हैं वो मारे नहीं जाते। तभी वो लड़का अपनी ठंडी निगाहों से घूरता हुआ बहुत ही सीरियस आवाज में आगे बोला, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो लड़का भी उन्हीं सब की तरह एक खौफनाक भेड़िए में बदल जाता है। इस वक्त भेड़िए के रूप में खड़े उस लड़के की नीले रंग की आंखें इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि उन्हें देखते ही वहां पर खड़े बाकी भेड़िए डर के मारे एक कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके वो सभी भेड़िए उस लड़के पर अटैक कर देते हैं और वो लड़का भी उन पर अटैक कर देता है। अपने पैने और नुकीले नाखूनों और दांतों से वो लड़का एक एक करके सभी भेड़ियों को चीरते हुए मारता जा रहा था। हालांकि उसे भी काफी चोट आ चुकी थी, क्योंकि इतने सारे भेड़ियों से एक अकेले भेड़िए का लड़ना आसान नहीं था। लेकिन अब ये उसके लिए एक आम बात सी हो गई थी। और इस तरह थोड़ी देर तक आधी रात में उस जंगल में ऐसे ही मौत का तांडव चलता है। सारे भेड़ियों को मार देने के बाद वो बहुत ही तेजी से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि जंगल के सभी छोटे मोटे पशु पक्षी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। पूर्णिमा की उस रात को चांद की रोशनी में उस लड़के का भेड़िए का वो रूप जितना ही खूबसूरत लग रहा था उतना ही खून से लथपथ डरावना भी लग रहा था। फिर वो लड़का अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और उन मरे हुए भेड़ियों में से अधमरी हालत में जिंदा पड़े एक भेड़िए के मुंह पर अपना पैर रखते हुए बोलता है, जाकर बता देना अपने बॉस को, आ रहा हूं मैं। अगले दिन सुबह दिल्ली के मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रश्मि चिल्लाते हुए बोली, अवनी उठ, जल्दी उठ यार, वरना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। रश्मि जोर जोर से अवनी को हिलाकर उठाने की कोशिश करती है। अवनी के ना उठने पर रश्मि आगे बोली, अवनी उठना यार, लेट हो जाएंगे। बहन हिटलर की क्लास है यार, उठ जा। टाइम पर नहीं पहुंचे ना तो वो हिटलर हमें क्लास में घुसने भी नहीं देगा। चुड़ैल उठ जा, तेरी वजह से मैं भी लेट हो जाऊंगी। तभी वहां एक और लड़की आती है और अवनी के मुंह पर पानी फेंक देती है, जिससे अवनी भड़बड़ाते हुए उठ जाती है। रश्मि उस लड़की से बोली, गुड जॉब निकिता। पानी फेंकने के बाद निकिता बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। रश्मि बोली, थैंक गॉड तू उठ गई। क्या हो गया था तुझे, कब से उठा रही हो? अवनी की डर से हालत खराब हो रही थी। अवनी पहले अपने गले में चेक करती है, उसके बाद बेड से उठकर अपनी स्टडी टेबल की डोर को खोलकर चेक करती है। उसके बाद अपने बैग में चेक करती है। अवनी को पागलों की तरह कुछ ढूंढता देख रश्मि बोली, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है? अवनी टेंशन में बोली, मेरा पेंडेंट नहीं मिल रहा है। रश्मि बोली, बहन बाद में ढूंढ लेना, अभी क्लास चलते हैं। प्रोफेसर अवस्थी का लेक्चर है, अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो वो घुसने नहीं देगा। नहीं, मैं बिना पेंडेंट के तो नहीं जा सकती, अवनी डरते हुए बोली। फिर अवनी पूरे रूम में अपने पेंडेंट को ढूंढने लगती है। रश्मि सोचती है, इतना भी क्या जरूरी है ये पेंडेंट, जो इस लड़की ने अवस्थी का लेक्चर इग्नोर कर दिया। तभी रश्मि की नजर
बेड के कोने पर पड़े एक चमकती हुई चीज पर जाती है। रश्मि बोली, ये ले तेरा पेंडेंट, मिल गया। सब जगह ढूंढ रही थी, बस बेड पर ही नहीं ढूंढा। सोते समय निकल गया होगा, इतना टेंशन क्यों ले रही है? अवनी तुरंत अपना पेंडेंट पहन लेती है। पेंडेंट पहनने के बाद अवनी की जान में जान आती है। अवनी नहाने के लिए अपनी बकेट उठाकर बोलती है, चल जल्दी से रेडी हो जा, वरना हिटलर घुसने नहीं देगा। तुझे अब याद आ रहा है ये बात? रश्मि ताना मारते हुए बोली। नारायण मेडिकल कॉलेज दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है, जिसमें पूरी इंडिया से हर साल कई बच्चे एडमिशन लेते हैं। नारायण मेडिकल कॉलेज दिखने में काफी बड़ा और बेहद ही खूबसूरत कॉलेज है। कॉलेज के 3 एंट्री गेट हैं। गेट 1 जिसमें से सभी लोग आ जा सकते हैं, गेट 2 जिसमें से सिर्फ स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को आना अलाउड है, और गेट नंबर 3 जिसमें से सिर्फ वीआईपीज, डॉक्टर्स और टॉप फैकल्टीज ही आ जा सकते हैं। अवनी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली होती है और वो दिल्ली अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने आई होती है। अवनी बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसलिए वो कॉलेज में भी अपनी क्लास की टॉपर होती है। अपनी क्लास की टॉपर होने की वजह से अवनी को कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती थी, जिसकी वजह से अवनी को कॉलेज की फीस देने में कभी भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हॉस्टल में एक रूम को 3 स्टूडेंट शेयर करते थे। इसी वजह से अवनी, रश्मि और निकिता तीनों ही रूममेट्स थे। अवनी दिखने में काफी सुंदर थी। उसके लंबे भूरे रंग के बाल, हल्की भूरे रंग की आंखें, साफ और गोरे रंग की त्वचा, गुलाबी होठ और 5 फीट 5 इंच की हाइट होती है। क्योंकि अवनी एक छोटे से शहर की लड़की होती है, इसलिए वो ज्यादातर लोगों से मतलब नहीं रखती थी। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। लेकिन रश्मि उसकी सिर्फ रूममेट ही नहीं, बल्कि उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त भी होती है। रश्मि लखनऊ की रहने वाली होती है और स्वभाव से काफी तेज तर्रार भी होती है। अगर अवनी अपनी पढ़ाई से हटकर थोड़ी बहुत मस्ती कर भी लेती थी, तो वो सिर्फ रश्मि की जिद की वजह से ही करती थी। वहीं इन दोनों की तीसरी रूममेट यानी निकिता तो अवनी से भी ज्यादा शांत स्वभाव की लड़की होती है। निकिता मुंबई की रहने वाली होती है। निकिता को किसी से भी बात करना ज्यादा पसंद नहीं था, यहाँ तक कि अपनी दोनों रूममेट से भी नहीं। वो ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करती थी, इसीलिए क्लास के स्टूडेंट्स भी उससे बात करने में डरते थे। निकिता थोड़ा बहुत जितना भी बात करती थी, वो रश्मि और अवनी से ही करती थी। 2 साल साथ रहने के बाद रश्मि और अवनी इतना तो जान ही गए थे कि निकिता चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो कभी भी किसी को बेमतलब में नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वो दोनों भी उसकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। क्लासरूम में पहुंचने के बाद रश्मि बोली, थैंक गॉड यार, टाइम से पहुंच गए, वरना तूने तो आज मरवा ही देना था। तभी क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम स्नेहा होता है। स्नेहा दिल्ली की ही रहने वाली होती है और एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी भी होती है। स्नेहा को देखकर रश्मि बोली, अवनी अवनी वो देख, छमक छल्लो आ गई। स्नेहा अवनी को घूरते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अवनी बोली, इसे मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है? रश्मि बोली, इसे तुझसे 2 प्रॉब्लम है। पहली, तू टॉपर है और ये 3rd टॉपर। दूसरी, आश्वत खन्ना। अवनी मुंह बनाकर बोली, तू भी ना रश्मि, तेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है। रश्मि बोली, तू भी ना क्या, ठीक ही तो बोल रही हूँ मैं, ये बात तो पूरा बैच जानता है। देख, आश्वत कॉलेज के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम लड़कों में से एक है। कॉलेज की लड़कियां उसकी एक नजर के लिए तरसती हैं और वो तेरी एक नजर के लिए तरसता है, तो ऑब्वियस सी बात है स्नेहा तो तुझसे जलेगी ही ना। अवनी बोली, तू जानती है ना रश्मि, मैं ये सब हाँ मैं 1000 बार सुन चुकी हूँ कि तेरे पास टाइम नहीं है, MBBS की पढ़ाई मजाक नहीं होती और आश्वत अच्छा लड़का नहीं है। तू ठहरी आगे से टॉपर, वो ठहरा पीछे से टॉपर। तू ठहरी फ्रंट बेंचर, वो ठहरा बैक बेंचर। तू ठहरी मिडिल क्लास फैमिली की शरीफ लड़की और वो ठहरा अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। लेकिन अवनी, सारे अमीर बच्चे बिगड़े हुए नहीं होते। अवनी बोली, मैंने कब कहा कि सब बिगड़े हुए होते हैं? अब निखिल को ही देख ले, उसके फादर भी दिल्ली के जाने माने वकील हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना सा भी घमंड नहीं है और वो पढ़ाई में भी तो कितना अच्छा है। रश्मि अवनी को चिढ़ाते हुए बोली, ओहो क्या बात है अवनी,
आज मैं समझी तुझे साइलेंट टाइप के लड़के पसंद है ना? इसका मतलब तुझे निखिल पसंद है। अवनी रश्मि का मुंह बंद करते हुए बोली, क्या कर रही है यार, थोड़ा धीरे से बोल, कोई सुन लेगा तो। और मुझे निखिल पसंद नहीं है, मैं बस उसकी तारीफ कर रही हूँ। और हमारी रश्मि भी तो अमीर है ना, फिर भी देखो चेहरे से कितनी शराफत टपक रही है। तू मेरा मजाक कर रही है ना? रश्मि मुंह बनाकर बोली। नहीं तो मैं सच बोल रही हूँ, अवनी हंसते हुए बोली। तभी क्लास का एक स्टूडेंट बोला, ये तो कमाल ही हो गया, आज हिटलर लेट कैसे हो गया? अवनी बोली, रश्मि ये नैना कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सॉरी, पर्सनल इश्यूज की वजह से आज मैं थोड़ा लेट हो गया। प्रोफेसर अवस्थी क्लास के अंदर आते हुए बोले। तभी नैना भी क्लास पहुंच जाती है और प्रोफेसर अवस्थी को क्लास में देखकर नैना के तो होश उड़ जाते हैं। नैना सोचती है, ओह शिट यार, पूरे 5 मिनट लेट हो गई हूँ, अब ये हिटलर क्लास में घुसने भी नहीं देगा। नैना जैसे ही क्लास में एंट्री करने के लिए परमिशन मांगती है, तभी स्नेहा बोली, सर नैना भी आ गई है। सभी नैना की तरफ देखने लगते हैं। नैना चुपचाप गेट पर खड़ी हुई थी। रश्मि बोली, आज तो ये लड़की गई काम से। प्रोफेसर अवस्थी बोले, कम इन एंड सिट। आज मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद आज लेट आया हूँ, बैठो अपनी सीट पर जाकर। थैंक यू सर, नैना सीट पर जाते हुए बोली। नैना रश्मि और अवनी के साथ जाकर बैठ जाती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर अवस्थी बोले, उम्मीद है आप सभी ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया होगा। आप सभी का असाइनमेंट कॉलेज खत्म होने से पहले मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। ऑल राइट? यस सर, सभी स्टूडेंट्स बोले। रश्मि बोली, चल यार कैंटीन चलते हैं, बहुत भूख लग रही है, समोसे खाएंगे। रश्मि, अवनी और नैना तीनों कैंटीन पहुंच जाते हैं। अवनी ने नैना से पूछा, तू आज इतना आने में लेट कैसे हो गई? नैना बोली, क्या बताऊं यार, मेरा मेट्रो कार्ड खो गया था और मेट्रो कार्ड ढूंढने के चक्कर में पहली बस भी छूट गई, दूसरी बस पकड़ कर आ रही हूँ। रश्मि बोली, तो मेट्रो में टिकट लेकर आ जाती। नैना मुंह बनाकर बोली, हाँ, जितनी देर में मैं लाइन में लगकर टिकट खरीदती उतनी देर में तो अवस्थी की क्लास भी खत्म हो जाती और अगले दिन वो मुझे सूली पर लटका देता। तभी कैंटीन में अचानक से शोर होने लगता है। नैना बोली, ये अचानक से इतना शोर कैसे होने लगा? रश्मि बोली, और क्यों, हमारी अपनी मैडम का आशिक जो आ रहा है। नैना बोली, कौन? आशवत खन्ना। रश्मि बोली, हाँ वही छुचुंदर होगा, और कौन? अवनी उठते हुए बोली, सुन रश्मि, मैं जा रही हूँ यहाँ से, वरना अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरा दिमाग खा जाएगा। अवनी जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसके सामने आशवत आकर खड़ा हो जाता है। हेलो अवनी, आशवत स्माइल करते हुए बोला। अवनी पहले आशवत को घूरती है, उसके बाद बिना कुछ बोले आशवत को इग्नोर करके उसके साइड से जाने लगती है। लेकिन आशवत अपना एक हाथ आगे करके अवनी को फिर से रोक लेता है। अवनी पहले आशवत के हाथ को घूरती है, उसके बाद गुस्से में बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? अंधे हो क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में। आशवत शैतानी हंसी हंसते हुए बोला। आशवत की बात सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स हूटिंग करने लगते हैं। अवनी गुस्से में आशवत को घूर कर देखने लगती है। तभी पीछे से रश्मि बोली, ओ हेलो, अपनी ये घटिया फ्लर्टिंग अपने पास ही रखो, तुम लोगों को नो का मतलब समझ नहीं आता क्या? आशवत एक टक अवनी को घूरे जा रहा था। आशवत बोला, वही तो समझना चाहता हूँ कि आखिरकार नो क्यों? हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ, रिच हूँ, लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं, तो फिर नो क्यों? तुम्हारे अंदर किस बात का घमंड है? अवनी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी आशवत की आंखों में आंखें डालकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोली, टॉपर होने का घमंड है मुझे। रश्मि मजाक करते हुए बोली, अवनी ये भी तो टॉपर है, लेकिन नीचे से। रश्मि की बात पर सभी वहाँ हंसने लगते हैं। आशवत को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। अवनी जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, तभी आशवत गुस्से में अवनी का हाथ पकड़ लेता है। आशवत की इस हरकत से अवनी, रश्मि, नैना सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। अवनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो आशवत। लेकिन आशवत अवनी की एक बात भी नहीं सुन रहा था। अवनी जितना छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, आशवत की पकड़ उतनी ही ज्यादा कसती जा रही थी, इस हद तक कि अवनी के हाथ में अब दर्द होने लगा था। अवनी धमकाते हुए बोली, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना
तो मैं अभी जाकर डिपार्टमेंट में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। ये बात सुनकर आश्वत अवनी का हाथ छोड़ देता है। जब अवनी कैंटीन से जाने लगती है तभी आश्वत बोला, ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान ना करूं, तो नहीं करूंगा। ये सुनकर अवनी रुक जाती है। फिर आश्वत अवनी के पास आकर बोला, लेकिन एक शर्त पर। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। अगर तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आती हो तो मैं तुम्हें कॉलेज में कभी भी परेशान नहीं करूंगा, और अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करूं। और फिर ये बात बोलकर आश्वत वहां से चला जाता है। नैना बोली, मत जाना अवनी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये आश्वत पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। हॉस्टल में अवनी और रश्मि दोनों ही डिनर करने के लिए मेस में जाती हैं। रश्मि खुश होते हुए बोली, वाह, आज तो मेरा फेवरेट राजमा चावल बना है। अच्छा अवनी, तूने क्या सोचा है? अवनी खाते हुए बोली, किस बारे में? रश्मि बोली, अरे वही बर्थडे पार्टी में जाएगी या नहीं? अवनी बोली, पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर नहीं गई तो वो मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है कि जाने के बाद वो मेरा पीछा छोड़ दे? मैं उस पर भरोसा तो नहीं कर सकती ना। रश्मि बोली, तेरी बात में दम तो है। ये आश्वत है, 1 नंबर का घटिया इंसान, भरोसा तो नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए तो पार्टी में जाने से कोई नुकसान भी नहीं है। वो कैसे? अवनी ने पूछा। रश्मि बोली, अब देख, ऐसा तो नहीं है ना कि उसने पार्टी में सिर्फ तुझे अकेले बुलाया है। पार्टी में तो पूरा बैच होगा, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। हम सब पूरे टाइम तेरे साथ ही रहेंगे और सबके सामने वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या पता वो सच बोल रहा हो और इसके बाद वो तेरा पीछा छोड़ दे। और इस तरह खाना खाने के बाद अवनी और रश्मि दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। तो क्या होगा जब अवनी आश्वत के बर्थडे पार्टी में जाएगी भी या नहीं? और अगर जाएगी तो क्या सच में आश्वत ने उसके लिए कुछ प्लान करके रखा है? जानने के लिए सुनते रहिए यू आर माई लाइट। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।